सारंग गुरु डिजिटल क्लास में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं राजेश कुमार ओझा इतिहास विषय लेकर एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1830 की जुलाई क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप पर देखने को मिला और उस प्रभाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि मेटरनिक व्यवस्था आसानी से चलेगी नहीं। मेटरनिक ने जो वियना कांग्रेस के बाद जो व्यवस्था पूरे यूरोप में लागू की, शासन करो और कोई बदलाव न होने दो, उसके लिए चैलेंज खड़ा हो चुका था। उदारवादी राष्ट्रवादियों ने प्रतिक्रियावादी निरंकुश शासन के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी और पूरा यूरोप दो भागों में बटा। राजनीतिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि एक भाग जो पूर्वी यूरोप था, वहाँ अभी भी मेटरनिक व्यवस्था के अनुरूप निरंकुश तंत्र हावी था, लेकिन पश्चिमी यूरोप में व्यवस्थाएं बदलने लगी। उदारवाद राष्ट्रवाद के अनुरूप व्यवस्थाएं बदल चुकी थी। हम देख चुके हैं कि ऑस्ट्रिया का जो मेटरनिक था, उसका प्रभाव पूर्वी यूरोप पर अभी भी पूरी तरह दिख रहा था, लेकिन पश्चिमी यूरोप में हमने देखा कि इंग्लैंड में संवैधानिक सुधार हुए। बेल्जियम जो था वो नीदरलैंड की परतंत्रता से मुक्त हुआ। स्विट्जरलैंड में भी संवैधानिक सुधार हुए। स्पेन, पुर्तगाल, इन सब जगहों पर सुधार की एक प्रक्रिया चल पड़ी। उसी क्रम में आज हम देखेंगे कि यूनान भी, जो ये हम ग्रीस देख रहे हैं, यूनान, वो भी तुर्की की गुलामी से मुक्त हो गया। तो वास्तविकता है कि यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि 1453 ईस्वी यानी 15वीं सदी के मध्य में जो तुर्की ने यानी ऑटोमन साम्राज्य या उस्मानिया साम्राज्य के राजा ने कुस्तुनतुनिया, जो वर्तमान इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, आप देखिएगा कि यहीं पर कुस्तुनतुनिया है, बॉस्फोरस की संधि है, मरमरा सागर और काला सागर के बीच ये एक जल संधि जो यूरोप से एशिया की ओर जाने का मार्ग हुआ करता था, या एशिया से यूरोप की ओर जाने का मार्ग हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य ने जो धर्म युद्ध हुआ था, उसमें कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था। बेजेंटाइन साम्राज्य की एक राजधानी थी, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, और पतन हो गया। और उसके बाद से तुर्की, ये पूरे बाल्कन क्षेत्र में तुर्की का साम्राज्य स्थापित हो गया। ये बाल्कन प्रायद्वीप है, यहाँ पर बाल्कन पर्वत है, और ये पूरा बाल्कन पर्वत के अनुसार यहाँ की भौगोलिक स्थितियां होती है, इसलिए इसे बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन क्षेत्र भी कहते हैं। और बाल्कन क्षेत्र के देश तुर्की के गुलाम हो चुके थे। और यह गुलामी, हम ये कह सकते हैं कि जब फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई, उस समय इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए यूनान के लोग, खासतौर पर स्पेशली ग्रीस, यूनान के लोग लामबंद होने शुरू हो गए। तो फिर यह बात आती है कि यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष, यूनान जो स्वतंत्र हुआ, उसके पीछे के कौन कौन से कारण। तो वास्तविकता है, हम सभी जानते हैं कि यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष के कारणों में हम जाएंगे तो देखेंगे कि यूनान का अपना एक गौरवशाली इतिहास था। गौरवशाली अतीत था, अपना स्वयं का एक गौरवशाली अतीत था। यानी कि जब ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की, उस्मानिया साम्राज्य जब बाल्कन क्षेत्र पर अधिकार करता है, और उस समय यूनान के जितने दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे, कवि थे, साहित्यकार थे, वो सारे वहां से भागकर यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों में, स्पेशली इटली के क्षेत्रों में चले जाते हैं, और पुनर्जागरण इटली में होता है। इसकी चर्चा हम लोग पहले के वीडियो में कर चुके हैं।
तो वही गौरवशाली इतिहास हम आज वर्तमान बहुत सारे सिलेबस में, गणित का सिलेबस देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम हुआ, थेल्स का थ्योरम हुआ, साइंस में देखिए तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हुआ, अरस्तु, प्लेटो, और यहाँ तक कि इतिहास का जनक हीरोडोटस, इतिहास के पिता, ये सब यूनान के हैं। तो यूनान का एक तरह से अपना गौरवशाली इतिहास था। और जब फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांसीसी क्रांति के संदेशों को नेपोलियन ने अपने युद्धों के द्वारा यूरोप में प्रसारित करना शुरू किया। हम सभी जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का जो एक सर्वव्यापक नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो एक तो उनका यूनान का गौरवशाली इतिहास था और उन्हें लगता था कि हमारे पूर्वज इतने अच्छे दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, और आज हम तुर्की के गुलाम बनकर रह गए। तो यह भावना जब यूनानियों में आने लगी तो उनमें स्वतंत्रता की भूख जगने लगी, परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ने का इच्छा उनके मन में बलवती होती चली गई। और उसमें जो हम कह सकते हैं कि जो उनके स्वतंत्रता संघर्ष में जो एक प्रेरणा स्रोत का काम किया वह था फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत। तो हमने यहाँ भी देखा कि जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई या 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई या 1830 की फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई, तो उसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों की तरह यूनान पर भी पड़ता है। और यहाँ के लोग में भी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना उत्पन्न होने लगती है। और उसी भावना को नेपोलियाई युद्धों ने, यानी नेपोलियन ने जो 1797 में युद्धों की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी, उससे क्रांति के संदेश यूरोप के अन्य देशों के साथ साथ यूनान भी पहुंचे थे। और यूनान के लोग तुर्की की स्वतंत्रता त्यागने के लिए उठ खड़े हुए थे। तो दूसरा कारण यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का यह था कि फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियाई युद्ध। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन युद्धों के बाद जो वियना कांग्रेस ने व्यवस्था स्थापित की थी, वियना कांग्रेस ने जो व्यवस्था स्थापित की थी, उस व्यवस्था के विरोध में भी अनेक विद्रोह हो रहे। तो इन कारणों से भी यूनान के लोगों में तुर्की के खिलाफ एकजुटता की भावना आनी शुरू हो गई। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलता है, धार्मिक कारण। जब हम यूनान के धर्म के बारे में देखेंगे तो ऐसे ओवरऑल पूरा यूरोप एक तरह से ईसाई धर्म को मानता था। उसमें भी यूनान में स्पेशली यूनान का जो धर्म था, जनरली उस समय 3 तरह के चर्च काम करते थे। एक ऑर्थोडॉक्स चर्च था, दूसरा कैथोलिक, और तीसरा प्रोटेस्टेंट। तो हम उसमें यह देखेंगे कि यूनान जिस चर्च का अनुसरण करता था, ऑर्थोडॉक्स चर्च, वही उसी चर्च का अनुसरण सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा देश रसिया भी करता था। और इस तरह धार्मिक एकता की भावना इन दोनों में। और तुर्की, जो स्पेशली तुर्की जो था वो इस्लामिक साम्राज्य। तो एक तरह से हम देखें कि यूनान के लोगों में यह भावना आ गई थी कि हम ईसाइयों पर इस्लामिक साम्राज्य स्थापित है और इस इस्लामिक साम्राज्य को हम अपने ऊपर से उतार फेंकेंगे। तो इस भावना के कारण भी हम कह सकते हैं कि यूनान के लोग में धार्मिक रूप से राष्ट्रवाद है। जैसे प्रारंभिक परिभाषाएं जो थी कि समान धर्म से ही राष्ट्र का निर्माण होता है,
तो उस भावना ने भी यहाँ बहुत बड़ा रोल उत्पन्न किया है कि यूरोप जो है ईसाई धर्म को मानने वाला है और यूनान भी ईसाई धर्म को मानने वाला है, और उसमें तुर्की जो इस्लामिक साम्राज्य है वो ईसाइयों पर कब्जा किए हुए है, अत्याचार कर रहा है। तो यह भावना भी लोगों के मन में घर कर गई, और इस धार्मिक कारण ने भी यूनानियों को एकजुट किया। यहाँ तक कि यूनानियों को ही नहीं, यूरोप के भी अन्य देशों को यूनान के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया। वैसे मेटरनिक व्यवस्था जो यह थी कि शासन करो और कुछ बदलाव मत होने दो, तो उस मेटरनिक व्यवस्था के कारण रसिया जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का अनुयायी था, यूनान भी, तो रसिया का राजा जो उस समय था अलेक्जेंडर प्रथम, अलेक्जेंडर प्रथम, वह उसकी इच्छा थी कि यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष के क्रांतिकारियों को मदद दी जाए, लेकिन वह ऑस्ट्रिया के मेटरनिक के भय से यूनानियों को कोई हेल्प नहीं दे पा रहा। तो एक यह धार्मिक कारण, प्रोटेस्टेंट तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड हुआ या नीदरलैंड हुआ, इंग्लैंड, नीदरलैंड, इन सब देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म की बहुलता थी। फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, यहाँ तक इटली, इन सब देशों में कैथोलिक चर्च जिसका प्रधान पोप होता था, उनका सब कुछ था। ऑर्थोडॉक्स चर्च में पैट्रियार्क होते थे। तो बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन हमें ओवरऑल यही देखना चाहिए कि यूनान के लोगों में यह भावना आ गई कि हम ईसाइयों पर इस्लामिक कैसे शासन कर रहे हैं, इस्लाम का शासन हम पर से जितना जल्द हो सके हटना चाहिए। तीसरा था बुद्धिजीवियों का प्रभाव। बुद्धिजीवियों में दो नाम प्रमुख रूप से आते हैं, कोरेन्स, और एक आता है कॉन्स्टेंटाइन रिगास। ये दोनों बुद्धिजीवी, याद रखिएगा कि कोरेन्स इसने अपने लेखों के द्वारा, अपने कविताओं के द्वारा यूनानियों में देशभक्तिपूर्ण भावना भरनी शुरू कर दी। और ये जो रिगास था, इसने गुप्त समाचार पत्र प्रकाशित किए, और गुप्त समाचार पत्रों के माध्यम से यूनान ही नहीं पूरे बाल्कन क्षेत्र के लोगों में स्वतंत्रता की भूख उत्पन्न की। और इन बुद्धिजीवियों ने, स्पष्ट रूप से हम देखें, बुद्धिजीवियों ने ही यह कहा कि यूनान जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना है। बुद्धिजीवियों का कहना था कि यूनान ही यूरोपीय सभ्यता का पालना है, क्योंकि हम देखेंगे कि आज यूनान के ही गणितज्ञ, दार्शनिक, साहित्यकारों के ही बल पर जो पूरा यूरोप का जो सिस्टम है डेवलप, ये गणितज्ञ का बेस बनाया हुआ, साहित्यकारों का बेस बनाया हुआ जो चीज है, आज पूरे यूरोप को, पूरे विश्व में अग्रगणी बनाए हुए हैं, यानी आगे रखे हुए। तो इसीलिए यूनान का ही आज वर्तमान यूरोप जो भी दिख रहा है, जितना डेवलप दिख रहा है, उसके बेस में कहीं ना कहीं यूनान है। और इसीलिए बुद्धिजीवियों ने जो गौरवशाली अतीत की बात जब उन्होंने की, तो उसी समय उन्होंने कहा कि यूनान यूरोपीय सभ्यता का पालना है और वह किसी दूसरे देश का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। तो इस तरह ये 4 पॉइंट हम देखते हैं। 4 पॉइंट के बाद हम देखेंगे कि 5वां पॉइंट क्या था, कि 18वीं सदी में तुर्की की स्थिति यूरोप में
कमजोर होने लगे। 18वीं सदी हम सभी जानते हैं कि 1700 से लेके 1799, इसी काल में हम कह सकते हैं कि जो तुर्की था, ऑटोमन साम्राज्य के जो राजा थे वो अय्याश हो गए, अपने कर्तव्यों से विमुख होने लगे, जिसके कारण उनका अपने साम्राज्य पर से नियंत्रण हटने लगा। उनकी स्थिति बाल्कन क्षेत्र में, उनकी स्थिति जो थी इस बाल्कन क्षेत्र में कमजोर होनी शुरू हुई, यानी यूरोप के क्षेत्र में कमजोर होनी शुरू हुई। और यही कारण था कि उन्हें यूरोप का मरीज भी कहा जाने लगा। यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज किसे कहा जाने लगा? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा। हम जानते हैं कि तुर्की जब कमजोर होगा तो यूनान या बाल्कन क्षेत्र के जितने क्रांतिकारी हैं तुर्की के शासन के खिलाफ खड़े होंगे ही होंगे। तो ये भी एक कारण था कि यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष में तुर्की का कमजोर होना, तुर्की के राजा की स्थिति जब कमजोर होने लगी, यूरोप में जो उसके साम्राज्य थे वहां उसके खिलाफ अनेक विद्रोह होने लगे, और यही कारण था कि लोगों ने उसे यूरोप का मरीज तक कह दिया। अगला पॉइंट है गुप्त क्रांतिकारी समितियों की स्थापना। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जब इटली का एकीकरण हम पढ़ेंगे, या पहले फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हम चर्चा भी किए थे कि मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना की थी, और मेजनी के पहले भी 1810 में कार्बोनरी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई थी। तो यूरोप में भी बहुत सारे गुप्त क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना हो चुकी थी, जिसने इटली के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक उसी तरह 14 सितंबर 1814 ओडेसा में, ओडेसा हिटेरिया फिल्के, जिसको हिंदी में हम मित्र समाज भी कह सकते हैं, फिल्के नामक, एससीईआरटी में देखिएगा तो हिटेरिया फिलाइक में लिखा हुआ है, तो हिटेरिया फिल्के नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई थी ओडिशा और कहीं नहीं। तो आप देखिए कि ये जो यूक्रेन है, उस समय तो ये रूस में ही था, वर्तमान यूक्रेन में दक्षिण के तरफ जब आइएगा तो यहाँ पर ओडेसा है, ठीक है। इसी ओडेसा में क्या हुआ था? हिटेरिया फिल्के नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई थी, और इस हिटेरिया फिल्के की का उद्देश्य था कि पूरे बाल्कन क्षेत्र से ऑटोमन साम्राज्य को बाहर निकाल दे। तो गुप्त क्रांतिकारी संगठनों ने भी यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद देखते हैं कि खुद अब जो यूनानियों की स्थिति, अन्य से बेहतर थी। इस पॉइंट का अर्थ यह है कि जो बाल्कन क्षेत्र में आप देखिएगा कि उस समय जो देश थे, रोमानिया था, बुल्गारिया था, सर्बिया था, मोंटीनेग्रो था और ग्रीस था। ये बाल्कन क्षेत्र में रोमानिया, बुल्गारिया, मोंटीनेग्रो और ग्रीस। तो आप खुद देखिए कि बाल्कन वर्तमान में तो वो बहुत सारे भागों में
बट गए हैं, क्रोएशिया हो गया है, स्लोवेनिया हो गया है, मैसिडोनिया हो गया है, अल्बानिया हो गया है, बहुत सारे देश हो गए हैं। लेकिन उस समय जो ये बाल्कन क्षेत्र के जो प्रमुख देश थे, उसमें यूनानियों की स्थिति अन्य देशों से बेहतर थी। क्यों बेहतर थी? कि तुर्की के अधीन ये सारे क्षेत्र थे, लेकिन यूनान के जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे, तो तुर्की के राजा ने उन शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों को यूनान के प्रशासनिक क्षेत्र में अनेक पदों पर विराजमान किया। ऐसा नहीं है कि धार्मिक कट्टरता के कारण ईसाइयों को या यूनानियों को कोई पद नहीं दिया जाता, लेकिन वही रोमानिया में देखिएगा या बुल्गारिया में देखिएगा, मोंटीनेग्रो में, अल्बानिया में देखिएगा, तो वहां के लोकल लोगों को कोई अच्छा पद मिलता नहीं था। यानी यूनानी जो थे प्रशासनिक स्तर पर अन्य बाल्कन क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा उच्च पदों पर विराजमान थे। इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी और इनमें शिक्षा का भी विकास था, यानी शिक्षित मध्यम वर्ग यहाँ देखने को मिलता था। और इन्हीं शिक्षित मध्यम वर्ग में क्रांति की भावना उत्पन्न होनी शुरू। और इन्हीं शिक्षित मध्यम वर्ग, ऐसे भी आप देखिए कि बेल्जियम बेल्जियम भी ईसाई देश था, नीदरलैंड भी ईसाई देश था, लेकिन बेल्जियम में कैथोलिक धर्म के लोग अधिक थे और नीदरलैंड में प्रोटेस्टेंट थे। और बेल्जियम को नीदरलैंड ने जब गुलाम बनाया था, तो यहाँ कैथोलिकों पर वो अत्याचार करते थे। ठीक उसके विपरीत ऑस्ट्रिया में यहाँ के प्रोटेस्टेंटों पर वहां के कैथोलिक अत्याचार करते। लेकिन यूनान में ऐसी स्थिति नहीं थी। यूनान में अगर शिक्षित मध्यम वर्ग था तो उन्हें अच्छे प्रशासनिक पद मिले थे, वो आर्थिक रूप से मजबूत थे, वो शैक्षिक माध्यम से अपने आप को इतना स्ट्रांग कर चुके थे कि लोगों को मोटिवेट कर सकते थे। और इसी कारण इन शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों में ही हम देखेंगे कि क्रांतिकारी भावनाएं उत्पन्न हुई और उन्होंने तुर्की की प्रतंत्रता को समाप्त करने का निर्णय लिया। और इसी का नतीजा था कि 1821 में मोल्डेविया नामक स्थान पर अलेक्जेंडर हिप्सिलाती के नेतृत्व में यूनानी क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया। ये मोल्डेविया वर्तमान में आप देखिएगा तो यूक्रेन और रोमानिया के बीच में मोल्डेविया है। यही मोल्डेविया में सबसे पहला यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष का सबसे पहला विद्रोह 1821 में हुआ, लेकिन यह विद्रोह सफल नहीं हुआ। 1821 में हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर प्रथम जो रसिया का राजा था, उसने इस विद्रोह को सपोर्ट नहीं किया। यूरोप के किसी देश ने मेटरनिक व्यवस्था के डर से या उसकी चापलूसी में इन क्रांतिकारियों के साथ नहीं आए। नतीजा था कि 3 महीने के अंदर ही इस विद्रोह को बुरी तरह तुर्की के द्वारा कुचल दिया गया और अलेक्जेंडर हिप्सिलाती को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 1821 में यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष का पहला श्री गणेश देखने को मिलता है मोल्डेविया में, और उसका नेता कौन था? अलेक्जेंडर हिप्सिलाती। अब देखते हैं कि क्या क्रांतिकारी शांत हुए? नहीं, ठीक है, उनकी क्रांति को दबा दिया गया, लेकिन हम देखेंगे कि तुर्की शांत नहीं होने वाला था। तुर्की का उस समय राजा था महमूद द्वितीय। वो अब ठान लिया कि यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष में लगे क्रांतिकारियों को सबक सिखाना है, और उसने मोरिया द्वीप, इसको कहीं कहीं प्रायद्वीप के रूप में भी देखा जाता है। आप देखिए यहाँ यूनान यानी ग्रीस का जो ये क्षेत्र है, यही है मोरिया द्वीप। इस मोरिया द्वीप पर भी विद्रोह हुआ था, और ऐसा माना जाता है
कि इस मोरिया द्वीप के विद्रोह में लगभग 20,000 यूनानियों का कत्ल हुआ था। उसका प्रतिरोध यूनानियों के द्वारा लेना शुरू हुआ और कहा जाता है कि उस प्रतिरोध में कियोस द्वीप पर अनेक टर्कीज यानी तुर्की लोगों को मौत के घाट उतारा गया। कियोस यहाँ पर एक द्वीप है। इतिहास में, यूरोप के इतिहास में मैसेकर ऑफ कियोस कहा जाता है। और यह विद्रोह 20,000 यूनानियों को मारा गया। उसके प्रतिहिंसा में कियोस द्वीप पर तुर्की के लोगों को मारा गया। और ये हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर जारी रहा। और इसी हिंसा और प्रतिहिंसा में कहा जाता है कि 1922 की ये दोनों घटनाएं हैं, मोरिया द्वीप की घटना और कियोस द्वीप की घटना। विद्रोह इतना उग्र होने लगा कि अब संभाल से बाहर जाने लगा। उस कंडीशन में तुर्की को लगा कि अब यूनान उनके हाथ से निकलेगा, इसीलिए तुर्की के राजा महमूद द्वितीय ने उसे जिहाद का नाम दिया। महमूद द्वितीय यानी हम कह सकते हैं कि धार्मिक इस विद्रोह को धार्मिक रंग देना चाहा और उसने मिस्र के राजा से सहयोग मांगी, मिस्र के सुल्तान से सहयोग मांगी। और उस समय मिस्र का राजा था मोहम्मद अली पाशा या पाशा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने तुर्की को सहयोग देने का वचन दिया, तुर्की के महमूद द्वितीय को सहयोग देने का वचन दिया और अपने पुत्र इब्राहिम पाशा को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित सेना के साथ यूनान भेजता है और इब्राहिम पाशा जो है कत्लेआम मचा देता है। यूनान लग रहा है कि अब यूनानियों का पक्ष लेने वाला कोई नहीं। उस समय एक फ्रांसीसी चित्रकार था यूजीन देलाक्रोआ, उसने इस पूरे हत्याकांड की घटनाओं को चटक रंगों, अपने चटक और भड़कीले रंगों से पोस्टर बनाता है और पूरे यूरोप में उसको प्रसारित करता है। इससे यूनान के लोगों के प्रति पूरे यूरोप में सहानुभूति की लहर उत्पन्न हो जाती है। और आप देखेंगे कि उसी सहानुभूति के लहर का एक उदाहरण है कि इंग्लैंड का एक कवि था, इंग्लैंड का कवि लॉर्ड बायरन, वो तो पहले अपनी सारी संपत्ति बेचकर सारी पूंजी यूनान के क्रांतिकारियों को भेज देता है कि वो तुर्की के खिलाफ अस्त्र शस्त्र साजो सामान में उसको लगाएं और तुर्की के खिलाफ मजबूती से खड़े रहें। इतना ही नहीं, कुछ दिनों के बाद वो स्वयं यूनान पहुंच जाता है यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष में तुर्की के खिलाफ लड़ने के लिए, जहां 1824 में वायरल फीवर के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए 1824 में लॉर्ड बायरन की मृत्यु हुई, जो इंग्लैंड का कवि था और यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष में लड़ने के लिए यूनान गया था। क्या आप लोग बता सकते हैं कि 1824 में फ्रांस का कौन सा सम्राट मृत्यु को प्राप्त हुआ था? अगर आप जानते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। 1824 में फ्रांस का कौन सा सम्राट मृत्यु को प्राप्त हुआ और जिसके बाद चार्ल्स दशम ने फ्रांस की गद्दी संभाली थी? वही चार्ल्स दशम जो घोर निरंकुश था और उसी के 4 अध्यादेश ने 1830 की जुलाई क्रांति का श्रीगणेश किया था, जो कहता था कि अंग्रेजी राजा की तरह शासन करने से अच्छा है लकड़हारे का जीवन व्यतीत करना। तो अब इंग्लैंड, अब देखिए अब पूरे यूरोप में सहानुभूति उत्पन्न होती है और इसका परिणाम ये होता है कि 1800
26 में लंदन में सम्मेलन होता है, लंदन सम्मेलन। और इस लंदन सम्मेलन में, आप लंदन में हो रहा है तो निश्चित है कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड तो होगा ही। ब्रिटेन और रूस इसमें शामिल होते हैं। इस लंदन सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि किस तरह यूनान से तुर्की को बाहर किया जाए, तुर्की की पराधीनता से यूनान को किस तरह स्वतंत्र किया जाए। क्योंकि अब एक तरह से कहें तो धार्मिक राष्ट्रवाद यहाँ देखने को मिलता है। पूरे यूनान के लोग ईसाई थे और पूरा यूरोप भी ईसाइयत में ही रंगा था, और वो नहीं चाहते थे कि यूनान इस्लामिक वर्चस्व में रहे। और यही कारण था कि लंदन सम्मेलन, और उस समय आप देखिएगा कि 1825 में ही अलेक्जेंडर प्रथम की मृत्यु हो जाती है और निकोलस प्रथम, उसका छोटा भाई, रूस का राजा बनता है, और यह खुलकर यूनानियों के सपोर्ट में आ जाता है। तो ब्रिटेन और रूस दोनों ने यूनान को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा ली, और अगले ही साल 1827 में इसमें एक और देश शामिल हो गया जिसका नाम था फ्रांस। यानी 1826 में ब्रिटेन और रूस एक साथ आए, और 1827 में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये तीनों देश यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष में यूनानियों का सपोर्ट करने के लिए सामने आ जाते हैं। और अब हम देखेंगे कि यूनान में तुर्की की स्थिति और दयनीय हो जाती है, और दयनीय होने का कारण यह है कि 1827 में ही नेवारिनो की खाड़ी में नेवारिनो की खाड़ी यूनान के ठीक पश्चिमी क्षेत्र में है। इसी क्षेत्र में तुर्की की नौसेना, मिस्र की नौसेना एक तरफ, और इधर यूनान, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस की नौसेना एक तरफ। यानी नवारिनो की खाड़ी में एक तरफ देखिएगा तो इंग्लैंड, रूस और फ्रांस की नौसेना, और दूसरी तरफ तुर्की एवं मिस्र की नौसेना में युद्ध होता है। और इस नवारिनो की खाड़ी के युद्ध में तुर्की और मिस्र की सेना, नौसेना बुरी तरह पराजित होती है। और इस पराजय के बाद यूरोप की थोड़ी स्थिति बदल गई। इंग्लैंड में शासन बदला, और वहां का विदेश मंत्री अब यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष के फेवर में नहीं था, वो मैटरनी के अनुरूप चलना शुरू कर दिया। फ्रांस की भी स्थिति बदलने लगी। नतीजा था कि अब केवल रूस जो था यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष में अधिक रुचि लेने लगा, और नवारिनो के युद्ध के पराजय के बाद रूस एवं तुर्की में संधि हुई। रूस एवं तुर्की में संधि हुई, और यह संधि एड्रियानोपुल नामक स्थान, जो कि तुर्की में ही है, एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई। और ये एड्रियानोपुल की संधि रूस और तुर्की में हुई। लेकिन प्रसंग क्या था? प्रसंग था यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष। लेकिन इस यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष से इंग्लैंड और फ्रांस की रुचि समाप्त हुई, और रूस जब हावी होने लगा तो रूस ने ही तुर्की को संधि के लिए बाध्य किया। और इस संधि में आप देखिएगा कि रूस का वर्चस्व भूमध्य सागर एरिया में और काला सागर एरिया में बढ़नी शुरू हुई। अब देखेंगे कि मोल्डेविया पर भी रूस का कब्जा हो गया, एक वालेसिया पर भी रूस का कब्जा हो गया इस संधि के अनुसार। जॉर्जिया में एक पोटी नामक स्थान था, यहाँ भी
रूस का कब्जा हो गया। ओवरऑल हम देखते हैं कि रूस काला सागर, भूमध्य सागर एरिया में उसका वर्चस्व स्थापित होते जा रहा है। और एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा तुर्की और मिस्र बैकफुट पर है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी हार हो चुकी है। और इस परिस्थिति में जब इंग्लैंड को लगता है कि अगर इन क्षेत्रों पर रूस का वर्चस्व स्थापित होगा तो जो भारत के तरफ आने का मार्ग है और भारत जो उनका एक धनी उपनिवेश है वो भी प्रभावित हो सकता है। तब जाकर इंग्लैंड थोड़ा मोटिवेट होता है, एक्टिव होता है और वह रूस पर दबाव बनाता है। लेकिन एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा हम देखेंगे कि एक तो रूस का वर्चस्व बढ़ा, पोर्टी पर अधिकार हो गया, मोल्देविया पर अधिकार हो गया, वालेसिया पर अधिकार हो गया, काला सागर और भूमध्य सागर के एरिया पर उसका वर्चस्व बढ़ने लगा। और सबसे बड़ी बात है कि एड्रियानोपुल की संधि के दौरान जो यूनान था वो स्वतंत्र नहीं हुआ। यूनान को एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा स्वायत्तता मिली। स्वायत्तता मिली, स्वतंत्रता नहीं मिली। स्वतंत्रता नहीं मिली, स्वायत्तता को हम यह मान सकते हैं कि एक तरह से यूनान की सीमा के अंदर का जो भी कार्य है वो यूनानियों के द्वारा देखा जाएगा, लेकिन वाह यानी सेना का मामला हो, विदेशी व्यापार का मामला हो, ये सब तुर्की के द्वारा देखा जाएगा। यानी तुर्की के अधीन ही उसे स्वायत्तता मिली थी, एक तरह से स्वशासन मिला था, स्वतंत्रता नहीं मिले थे। लेकिन रूस को एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा बहुत लाभ हुआ और यह बात यूनान के क्रांतिकारियों को भी पच नहीं रही थी कि जो हमें स्वतंत्र होना चाहिए, हम स्वतंत्र नहीं हुए, लेकिन रूस ने अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया। और यह बात फ्रांस और इंग्लैंड भी समझ जाते हैं और वो रूस पर दबाव देने लगते हैं, उस एड्रियानोपुल की संधि पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं। नतीजा है कि अंत में 1832 में एक और संधि होती है, कुस्तुनतुनिया की संधि। और इस कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और इसी संधि की शर्तों के अनुसार बावेरिया का राजकुमार ओटो को यूनान का राजा घोषित किया जाता है। आप देखिए ये जो जर्मनी है, जर्मनी में ये जो क्षेत्र था वो बावेरिया था। तो आप सोचिए कि यूनान का राजा बावेरिया का राजकुमार घोषित होता है। तो कारण यह है कि उस समय की जो यूरोपीय महाशक्ति थी, चाहे वो फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, ऑस्ट्रिया हो, इन लोगों ने ही प्लान करके ऐसे व्यक्ति को यूनान का राजा चुना जो यूनान की सत्ता को यूरोपीय व्यवस्था यानी मैटरनिक व्यवस्था के अनुसार चला सके। यही कारण था कि यूनान का यहाँ का लोकल कोई राजा न बन के बावेरिया यूरोपीय शक्तियों के हम कह सकते हैं कि कॉन्सस से, उनके मत से, उनकी स्वीकृति से ही बावेरिया के राजकुमार को यूनान का राजा बनाया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान जो था उस्मानिया साम्राज्य यानी तुर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र होता है। तो हम यह देखते हैं कि 1830 की जुलाई क्रांति का जो हम कह सकते हैं कि एक सुखदायक परिणाम यूनान की स्वतंत्रता के रूप में सामने आता है। और हम अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि
1830 की जो जुलाई क्रांति हुई उसका दो सकारात्मक परिणाम, एक बेल्जियम जो था वो नीदरलैंड से स्वतंत्र होता है और यूनान जो है वो तुर्की से स्वतंत्र होता है। और इस स्वतंत्रता के बाद अब मेटरनिक व्यवस्था को और चैलेंज मिलने लगता है और आगे हम देखेंगे कि उसी चैलेंज के साथ 1848 की फिर से एक बार फ्रांसीसी क्रांति होती है और उस 1848 क्रांति के बाद इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा कि यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष यूनानियों का गौरवगान, यानी यूनानी अपने अतीत पर जब गौरवान्वित होने लगे और स्वयं को यूरोपीय सभ्यता का पालना समझ लगे, बुद्धिजीवियों के द्वारा यह बताया गया, कोरेंस हो या कॉन्स्टेंटाइन रिगास हो, कि यूनानियों का अतीत बहुत सुनहला था, स्वाभिमान का था और वो वर्तमान में तुर्की के गुलाम बने हुए। धार्मिक कारण में भी हमने देख लिया कि खासतौर पर रूस और यूनान का जो चर्च था वो एक ही दिशा निर्देश का पालन करता था, यानी ऑर्थोडॉक्स चर्च का, और ओवरऑल पूरा यूरोप ईसाई था। और धार्मिक रूप से भी हम देखते हैं कि तुर्की के इस्लामिक देश होने का जो खामियाजा तुर्की को भोगना पड़ा, क्योंकि तुर्की ने यूनान में जो पढ़े लिखे यूनानी थे उनको सम्मान दिया था, प्रशासनिक पद दिए थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और इस कारण यूनानियों में मजबूती पहले से थी और उस मजबूती का फायदा उन्होंने उस समय उठाया जब तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। यानी 18वीं सदी में से ही तुर्की की स्थिति यूरोप में कमजोर होनी शुरू हुई और उसी क्रम में हमने देखा कि कैसे गुप्त क्रांतिकारी समितियों की स्थापना होती है। 1814 में ओडेसा में हिटेरिया फिल्के की स्थापना होती है, कैसे 1821 में 1821 में अलेक्जेंडर हिप्सिलाटी के नेतृत्व में मोल्डेविया में विद्रोह होता है और मोल्डेविया के विद्रोह को कैसे दबाया जाता है, मोरिया द्वीप के विद्रोह को कैसे दबाया जाता है, कियोस द्वीप के विद्रोह को कैसे दबाया जाता है, कैसे मिस्र और तुर्की की सेना, वहां के सुल्तान एक हो जाते हैं यूनानियों के खिलाफ। और 1826 और 27 का लंदन सम्मेलन हम देखते हैं जिसमें जाकर रूस और इंग्लैंड और फ्रांस एक होकर नवारीनों की खाड़ी में मिस्र और तुर्की की सेना को पराजित करते हैं। उसके बाद 29 में एड्रियानोपुल की संधि रूस और तुर्की में होती है जिसमें रूस का वर्चस्व बढ़ने लगता है। नतीजा है कि रूस का तो वर्चस्व बढ़ जाता है लेकिन यूनानियों को स्वतंत्रता न मिलकर स्वायत्तता मिलती है। परिणामतः इंग्लैंड और फ्रांस फिर दबाव डालते हैं और अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया संधि के द्वारा यूनान जो है तुर्की से स्वतंत्र होता है और पूरा क्षेत्र स्वतंत्रता के उत्साह में उत्साहित होता है और बावेरिया के राजकुमार ओटो को यूनान का राजा घोषित किया जाता है यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा। इस तरह हम देखते हैं कि परिणाम स्वरूप यूनान तो यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुआ ही, यूनान में हम ये कह सकते हैं कि अपना राजा यूनान पर शासन करना शुरू किया और बाल्कन क्षेत्र के अन्य देशों में भी स्वतंत्रता की आग लगी और वो तुर्की की गुलामी से मुक्त होने का प्रयास करने लगे। तो इस तरह यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष के कारण उसका विस्तार कैसे हुआ, कैसे मोल्डेविया से कुस्तुनतुनिया तक 1821 से हम ये देखेंगे कि यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष का अगर पूरा टर्म देखें तो 1821 से 1832 तक यह संघर्ष चलता है। अगर देखें तो 1814 ओडेसा हिटेरिया फिलाई, 1821 मोल्डेविया में अलेक्जेंडर हिप्सिलाटी का विद्रोह, 1821 में मोल्डेविया में, 1822 में मोरिया द्वीप पर और 1822 में ही कियोस द्वीप पर विद्रोह होते हैं। 1824 में लॉर्ड बायरन की मृत्यु होती है, इंग्लैंड के कवि, और 1826 में लंदन सम्मेलन जिसमें रूस और इंग्लैंड एक साथ आते हैं। 1827 में फिर से लंदन सम्मेलन होता है जिसमें रूस, इंग्लैंड और फ्रांस एक साथ आते हैं मिस्र और तुर्की के खिलाफ। 1829 एड्रियानोपुल की संधि और 1832
कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान स्वतंत्र होता है और इसका परिणाम यह होता है कि बावेरिया, जर्मनी का जो क्षेत्र है, बावेरिया का राजकुमार ऑटो यूनान का राजा बनता है और बाल्कन क्षेत्र के अन्य देशों में भी तुर्की के शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाते हैं और यह विद्रोह जो है परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि मेटरनिक व्यवस्था को एक भारी चैलेंज मिलता है और उस चैलेंज के कारण आगे हम देखेंगे कि फ्रांस में फिर से एक क्रांति होगी और मेटरनिक व्यवस्था उस समय समाप्त हो जाती है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति और मेटरनिक व्यवस्था का अंत। तो इस तरह आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।